इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है, और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। आज का जो हमारा सेशन है वो है 987 यानी का 987 सेशन है। और हमारे बीच जो गेस्ट स्पीकर आज मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर ज्योति आर भिवन। डॉक्टर ज्योति का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हमारे आईएफपीएच फोरम में। मैम वेलकम। तो थैंक मैम यू वेरी मच। प्रैक्टिस कर रही हैं बॉम्बे में और बीएचएमएस हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी एडजुवेंट्स अपने साथ ज्वाइन किए हैं। बैचलर थेरेपिस्ट हैं। अमेरिका के बार्ट बेगेट विश्वविद्यालय से ग्राफोलॉजिस्ट का कोर्स किया है। मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षक हैं। ग्रेट डांसर और थिएटर एक्टर भी हैं। और इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। साथ साथ होम्योपैथी भी प्रैक्टिस करती हैं, तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं डॉक्टर ज्योति। और आज का सेशन जो वो जिस टॉपिक पे देने जा रही हैं वो है अंडरस्टैंडिंग रेमेडी रिलेशनशिप। किस तरह से हम रेमेडी रिलेशनशिप जो होम्योपैथिक मेडिसिन में होती हैं, और ये वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बिफोर आई स्टार्ट एक कहना चाहूंगी, मेरा सरनेम भिवांड नहीं है, भिवंडकर है, जो आप ओके। स्क्रीन पर भी ओके, देखोगे। सॉरी या सॉरी। नहीं या नहीं, सॉरी नो इश्यूज एक्चुअली। नो इश्यूज। या हाँ, मैंने एक्चुअली जो कल मेरे पास हाँ, पोर्टफोलियो में आपका जो फोलियो यस, आया था उसमें जो मेंशन हाँ था हाँ मैंने उसको हाँ देखा। हाँ, नहीं उसको करेक्शन भी किया था बाद में, मैंने सानी सर को कहा था, तो वो ओके। करेक्शन का शायद आपके पास रीलोड नहीं हुआ है। हाँ तो जी, हाँ जी। वो पहली बात। हाँ, सो बिफोर आई स्टार्ट, प्रेयर्स तो हम करते हैं, लेकिन आज मंगलवार है और मैं गणपति जी को बहुत मानती हूँ, तो जस्ट एक हाफ अ सेकेंड का प्रेयर करूंगी। श्योर श्योर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ताकि हमारा ये सेशन बिना कोई विघ्न कंटिन्यू रहे और आपके बाकी के भी सेशंस ऐसे ही अच्छे रहे, इस या थैंक यू। भावना से। यस। सो ये आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, राइट। तो अब तक हमेशा हमने मटेरियल को अच्छी तरीके से पढ़ा, फिर रेपर्टराइज उसे करते रहते हैं, और उस सब की पहली चीज होती है अच्छा केस टेकिंग। केस हिस्ट्री लेने के बाद हम इंपॉर्टेंस जो जो चीजों को देते हैं, मतलब प्रॉपर एंड फुल केस हिस्ट्री, उसमें हम जैसे LS MC, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कॉन्कॉमिटेंट उसको देते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम जो है उसे देते हैं। फिर फिजिकल जनरल्स है, फिजिकल पर्टिकुलर्स है, माइंड है, राइट। ये केस हिस्ट्री का पूरा किताब हम जांच लेते हैं, हम उसका डेटा बनाते हैं और फिर रेपर्टराइज करते हैं। रेपर्टराइजेशन में हम रेमेडीज को सिलेक्ट करते हैं उनके PQRS सिम्टम्स से, जो पिक्यूलियर है, जो हमें ऑर्गेनॉन में बताया गया है कि जो पिक्यूलियर है, रेयर है, बाकी चीजों से वंचित है, हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स लेने हैं जो कॉमन नहीं है उस वक्त उस व्यक्ति के बारे में। क्योंकि होम्योपैथी क्या मानता है कि डिजीज का डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे हिस्ट्री में वो व्यक्ति जो है उसमें शामिल, उसे हमें ठीक करना है, ना कि उसे डायग्नोज किए हुए चीजों को, करेक्ट। सो वी हैव टू फाइंड द पर्सन इन अ डिजीज एंड नॉट द डिजीज ऑफ अ पर्सन। ये डॉक्टर हैनेमैन ने ऑर्गेनॉन में और बहुत सारे बुक्स में हमें बताया है, राइट। ओके, जस्ट बिफोर आई कंटिन्यू, क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूं? एम आई ऑडिबल? कैन एनीबडी से यस, नो, मे बी? मैडम आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू। ओके, सो इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो हमारा है, इस हर एक रेमेडी के बारे में इंटरेक्शन कैसे करता है उसके बारे में होता है। जब भी कोई भी एक मेडिसिन दिया जाता है एक पर्सन को दोहराने के लिए, हाँ, इफ वी हैव टू रिपीट कोई भी मेडिसिन, उसके पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका केस हिस्ट्री के हिसाब से उसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, प्लस
रेमेडी रिलेशनशिप कब यूजफुल होती है? अगर हमें मैनेजमेंट करना है क्रॉनिक डिजीजेस को लेके। थर्ड होता है अगर मेडिसिनल कोई एग्रीवेशन हो जाती है, जो कोई चीज बढ़ जाती है, तो उस वक्त हमें क्या करना है? तुरंत मेडिसिन को रुकाना है, उसके बदले में और कुछ देना है, क्या करना है? और फोर्थ चीज होती है कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ने क्या क्या गुण धर्म बताए हुए हैं। मतलब रेमेडी रिलेशन को बहुत महत्व है, लेकिन क्या हम करते हैं वो आपका नजरिया क्या है वो आप देख लीजिए। आज मैंने ये टॉपिक इसलिए देखा क्योंकि हम रेमेडीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारे मटीरिया मेडिका के बुक्स पढ़ते हैं, रेपेट्राइजेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन मेरे हिसाब से फिर भी काफी इजी है, बिकॉज पूरा केस हिस्ट्री लेने के बाद वी कम टू सम कंक्लूजन रेपर्टरी के बारे में, और फिर मटीरिया में हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, करेक्ट, कि अगर 4 रेमेडीज आए हैं तो उसमें से क्या बेस्ट होगा, वो देने के बाद असली मजा शुरू होता है। क्यों? बिकॉज सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के पहले जो जो हल्की फुल्की चीजें हुए हैं पेशेंट के बारे में वो जानना बहुत जरूरी होता है। दैट्स रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि क्या चीज बेटर हुई है, बढ़ी है, वैसे के वैसी है, या कोई नया सिम्टम उभर आया है, या कॉन्कॉमिटेंट बढ़े हैं, या मोडालिटीज की तरफ ध्यान बढ़ाना है, क्या है? वी हैव टू चेक विद दिस। अभी ये जो सारी रेमेडी रिलेशनशिप है ना, वो डॉक्यूमेंट की गई थी काफी पहले के डॉक्टर्स, जैसे कि डॉक्टर बोरिके है, डॉक्टर एलिन्स है, लेसर राइटिंग्स ऑफ बोनिंगहसन के बिग बुक्स में है, गिब्सन मिलर के बुक्स में है, थेरेपेटिक पॉकेट बुक बोनिंगहसन के। इस चीज में रेमेडी रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा प्रिंसिपल जो है वो कायम रहेगा, विच इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के आधार पर जो मेडिसिन इंडिकेट दी गई है क्लैरिटी से, उसे जब हम डिसाइड करते हैं पूरी होशो हवालात में, मतलब सिमिलैरिटी विद स्पिरिट ऑफ रेमेडी, वो हार्मनी में होना चाहिए उस कैरेक्टर ऑफ डिजीज के साथ, है ना? मतलब उस व्यक्ति के डिजीज के साथ उसे मैच होना चाहिए और उस व्यक्ति को वो लागू पड़ना चाहिए। तो रिलेशनशिप में हमें 4-5 चीजें सीखनी है। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एंटीडोटल क्या है, फिर हम देखते हैं इनकम्पैटिबल क्या है, कॉन्कॉर्डेंट या कंपैटिबल क्या है, और क्या चीजें फॉलोज वेल करती है, कुछ कौन से रेमेडी के साथ क्या फॉलो करता है। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे हम सब जानते हैं, इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग जो कंप्लीट एक्शन प्रीवियस रेमेडी का हुआ है, शुरू हुआ है, लेकिन कंप्लीट नो नहीं हो पा रहा है। और ये कब होता है? जनरली एक्यूट मेडिसिन के साथ, या तो एक्यूट और क्रॉनिक के बीच। मतलब हर ड्रग जो होता है ना वो डीप एक्टिंग होता है, बट उनकी हर एक की डेप्थ जो होती है वो बहुत अलग होती है, इसके लिए उसके एक्शंस अलग हो जाते हैं। करेक्ट एग्जाम्पल है बेलाडोना, जो अक्यूट होगा वो फॉलो करेगा, इट विल बी फॉलोड वेरी वेल बाय अ क्रॉनिक कैलकेरिया कार टू कंप्लीट द क्योर। बहुत सारी चीजों में अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, रेडनेस में, पेन में हम बेलाडोना देते हैं और शुरुआत होकर उसे वैसे ही छोड़ देंगे, तो शायद वो रिलैप्स होने के चांसेस या सम अदर सिम्टम स्टार्ट होने के चांसेस, संभावना बढ़ सकती है। सो इफ यू वांट टू टेक इट टुवर्ड्स फिनिशिंग, वो क्योर की तरफ, तो कैलकेरिया क्राफ्ट क्रॉनिक में अच्छा काम करेगा। अलग तरीके से देखा जाए तो अगर क्रॉनिक रेमेडी अपने को मिल गई है रेपेट्राइजेशन के बाद और पहला डोज दिया गया है, सेकेंड सिटिंग में, सेकेंड सेशन में जब व्यक्ति आता है, मतलब फॉलो अप के समय, और अगर कुछ एक्यूट एग्जैसर्बेशन हुई है उस व्यक्ति को, तब हमें क्या देना चाहिए? तब हम फिर से रेपेट्राइज करना शुरू करते हैं। बट रेपेट्राइज करने के साथ साथ हमको ये ध्यान रखना है कि जो रेमेडी हमने फर्स्ट दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कहिए या तो फर्स्ट रेमेडी कहिए, उसको क्या लागू पड़ता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, उसे देखने के बाद ही वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो क्योर है कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, इट्स नॉट अनयूजुअल या कुछ अलग नहीं हो रहा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। सेकेंड है एंटीडोटल। नाम से जैसे पता है कि ये न्यूट्रलाइज करता है या कैंसिल करता है प्रीवियस मेडिसिन के इफेक्ट को,
अगर वो मेडिसिन ने अनवांटेड कोई भी मोडालिटी, मतलब एग्रवेशन बहुत ज्यादा हो गई है, या तो पहली चुनी हुई रेमेडी ही गलत है, होने के चांसेस ज्यादा है। क्या? बेसिकली कि एग्रवेशन हुआ है। अब दीज रेमेडी जो है, मतलब एंटीडोटल होते हैं, दीज रेमेडी क्या पोजेस करती है? सिम्टम दैट काउंटर एक्ट, मतलब काउंटर करेगा। अगर रेमेडी से कोई इश्यू हो रहा है, हमें लग रहा है ये रेमेडी सिलेक्टेड है, वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम तो करने से रही, लेकिन कुछ एग्रवेशन दिखे, तो इट इज गुड टू एंटीडोट दैट, ताकि क्लैश ना हो। एग्जाम्पल, कैम्फर इज अ जनरल एंटीडोटल स्पेशली फॉर ऑल वेज बेस्ड रेमेडी, सबको पता है। और कॉफी जो है एंटीडोट करती है नक्स वोमिका। दीज आर एग्जाम्पल्स, हमें याद रखना है इस चीज को। थर्ड है इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब इनिमिकल रेमेडीज होते हैं करेक्ट रेमेडी रिलेशनशिप में, मतलब फ्यू रेमेडीज जो होते हैं वो क्लैश नहीं होने चाहिए, इसका हमें याद रखना है, देख रहा, वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि क्लैश ना हो। सेकेंड है कि हर एक रेमेडी का सेकेंड रेमेडी फॉलो करेगा ऐसा विश्वास से नहीं होना चाहिए। वी हैव टू कीप इन माइंड कौन सी रेमेडी उसके साथ पीछे जा सकती है, इनिमिकल है, इट विल बी वेरी सपोर्टिव टू द फर्स्ट गिवन। क्योंकि या तो फर्स्ट दी हुई केस के ऊपर वो कंप्लीट केस हिस्ट्री को या तो स्पॉइल कर देगी, या सीवियर अनप्रोडक्टिव एलर्जीज निर्माण कर सकती है। तो वो सब ये चीजें ना हो, इसलिए यू हैव टू सिलेक्ट अ रेमेडी विच आर वेरी सिमिलर, दे एक्ट लाइक मैग्नेट्स, टू मैग्नेट्स बट फॉर द सेम पोल। अभी तो ऐसे अगर रेमेडीज होती है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो रिपेल करेगी, क्योंकि एक ही पोल की तरफ हम 2 या 3 रेमेडीज देने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अदर रेमेडीज जो आती है वो केओस, कुछ ना कुछ गड़बड़ी निर्माण कर सकती है। कहां पे? तो वाइटल फोर्स में। और देन आवर केस कहीं नहीं जा रही है, या तो स्टेटस को रहेगी या एग्रेवेशन में जाएगी, और पेशेंट सेकेंड टाइम आएगा नहीं। तो एग्जाम्पल जैसे एपिस मेलिफिका एंड रस्टॉक्स आर वेरी इनमिकल रेमेडीज। सेकेंड, फॉस्फोरस एंड कॉस्टिकम आर एब्सोल्युटली, they are not together, they are not together at all. So that is something which we have to take care about. Fourth is concordant or compatible remedies. Concordant या compatible का मतलब है these remedies act similarly, they follow very well each other without being exactly complementary, मतलब complementary नहीं है, exact complement नहीं करेगा, but फिर भी similar है, इसलिए उसे फॉलो कर सकती है। एक के बाद ये दूसरी रेमेडी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब डेफिनेशन बोला जाए तो दे बिलोंग टू डिफरेंट किंगडम्स हो सकते हैं। एक रेमेडी एनिमल किंगडम से हो सकती है, एक वेजिटेबल से, या तो इफ प्लांट रेमेडी है तो मिनरल किंगडम से। 2 रेमेडीज उभर कर आएगी, जैसे सल्फर एंड लाइको फॉलो वेल स्पेशली कोई भी क्रॉनिक केसेस में, दे विल फॉलो वेरी वेल। और क्योंकि दे आर कंपैटिबल विथ ईच अदर, भले वो 2 डिफरेंट किंगडम्स से हो। जैसे हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम है, मिनरल्स है। नाउ वी नो अबाउट फिश, वी नो अबाउट मैट्रिडोनियल रेमेडीज, बहुत सारे हैं रेमेडीज विच वी नो अबाउट। और हर एक केसेस में हमको क्या क्या चीजें याद रखनी, मैं आपको बताती जाऊंगी। तो फोर्थ हुआ कंपैटिबल। फिफ्थ हुआ ऐसे रेमेडीज जो फॉलो वेल करती है, मतलब सम रेमेडीज ना सिंपली क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से दे वर्क बहुत इफेक्टिवली, स्पेशली जब भी वो प्रिस्क्राइब की जाती है आफ्टर अ स्पेसिफिक रेमेडी। इसीलिए ये सारी रेमेडी रिलेशनशिप का जब भी डॉक्टर बॉर्निंगहॉसेन, एलन, गिब्सन मिलर ने लिखा उनके किताबों में, इज शेयर आउट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। कौन सी मेडिसिन किसको फॉलो वेल करेगी? सल्फर फॉलोज वेल आफ्टर एकोनाइट, कब? वंस एक्यूट स्टेज जो है फीवर का हो चुका है, उसके बाद ही सल्फर फॉलो कर सकती है। अब शुरुआत में सल्फर देने से आप बेटर होगा कि आपके सिम्टम के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से आप एकोनाइट स्टार्ट करें, और फिर फॉलो वेल के समय सल्फर यूज करें। तो ऐसे ये 5 चीजें हैं रेमेडी रिलेशनशिप में। जैसे मैं दोहराती हूँ,
फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, एंटीडोटल, इनिमिकल, फिर है कंपैटिबल एंड दोज विच फॉलो वेल। सो ये सारी चीजें जब बुक्स में लिखी गई, ये एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सपीरियंस के हिसाब से, हर एक पेशेंट को देने के बाद उसका क्या क्या रिजल्ट हुआ है, एग्रीवेशंस कहाँ पर आए हैं, कहाँ पे इनिमिकल का यूज करना पड़ा है, ये सब उन्हें देखना पड़ा था और फिर उसका नोटेशन सब करके रखा था जो आज हम पढ़ते हैं। इस चीज को सॉरी ओके, इस चीज को इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? सो दैट क्लिनिकल मिस्टेक्स हम ना करें। जब ऑब्जर्वेशन है, अभी भी होम्योपैथ के पास अगर पेशेंट आता है, आफ्टर क्लिनिकल हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, इसको बहुत महत्व देने की जरूरत है ताकि हम एक चीज पर पहुंच जाए कि ये पूरी चीज को लेकर वो पर्सन, वो व्यक्तिमत्व बना हुआ है। ओनली मेंटल्स को इंपॉर्टेंस नहीं, या तो ओनली फिजिकल्स या ओनली सिम्टम्स के बेस पर हम मेडिसिन चूज नहीं करते, है ना? तो ये सारी चीजों को देखना पड़ता है और तब एक प्लान बनाना पड़ता है। प्लान बनाने की जरूरत है। प्लान का मतलब, जैसे मैंने शुरुआत की, एलिमेंट क्या थी उस व्यक्ति की, डिजीज में फिजिकल सिम्टम्स क्या है, माइंड रिलेशन क्या है, उसी के साथ उसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, रेमेडी अगर सिलेक्ट होती है, स्फीयर ऑफ एक्शन क्या क्या है, उसके लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कॉमिटेंट के आधार पर क्या हम डिफरेंशिएशन ऑफ रेमेडीज कर सकते हैं, है ना? सॉफ्टवेयर में भी है, बुक्स में है। कंपैटिबल रेमेडीज हम देखते हैं, ट्रायोज ऑफ रेमेडीज हम देखते हैं। उसी के साथ साथ हमें एफिनिटीज को भी देखना है। हर रेमेडी का राइट साइड पे एफिनिटी होता है, या स्पेसिफिक ऑर्गन पे एफिनिटी होता है, या स्पेसिफिक सिस्टम पे एफिनिटी होता है, हमने देखा हुआ है। एज वी नो, एलियम सीपा है, ऑरम ट्रिफाइलम है, एकोनाइड बेलाडोना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करेगा। लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, नक्स वोमिका है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेगा, है ना? क्यूप्रमेट जो है, ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। लोकोमोटर में जैसे हम देखते हैं, रस्टॉक्स है, आर्निका है, ब्रायोनिया है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ब्रायोनिया अगर यूज होता है रेस्पिरेटरी में, तो वो पेन के मामले में भी इट्स वेरी गुड, स्पेशली लोकोमोटर सिस्टम में। तो ये जब हम सब ढूंढते हैं, उसका माइस्मेटिक बैकग्राउंड भी हमको ध्यान में रखना है व्हेन वी डू प्लान ऑफ एक्शन। तो ये प्लान ऑफ एक्शन में ये सारी चीजें आती है, अलोंग विथ स्पीयर रेमेडी कहाँ वर्क करती है और उसका रिलेशन दूसरे रेमेडी से कहाँ कहाँ है। अगर उस चीज से रिलेशन नहीं है तो शायद उस रेमेडी को हम वहां से हटाएंगे और दूसरी रेमेडी की तरफ हमारा अटेंशन केंद्रित करेंगे। करेक्ट? केस कंटिन्यूएशन के लिए और जब ट्रीटमेंट को डीपन करना है और डेप्थ में जाना है, स्पेशली पैथोलॉजी केसेस में, ये देखना बहुत जरूरी होता है ताकि रिलैप्स ना हो, सेफ्टी बनी रहे, रिलैप्स ना हो, प्लस मैनेजमेंट प्रोवाइड करे उस व्यक्ति के पूरे हिस्ट्री में। मैनेजमेंट बहुत सारे टाइम हमें देखने को मिलता है, होम्योपैथ के पास ऐसे केसेस आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है एक ही समय में, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऑलरेडी ली हुई है और अब आते हैं होम्योपैथ के पास जब वो कहते हैं कि अभी हमें होम्योपैथी चाहिए। तो एट दैट टाइम वी हैव टू नो कौन सी रेमेडी ऑर्गन रेमेडी है, कौन सी रेमेडी फॉलो करेगी, क्या एग्रीवेशंस कौन से रेमेडी से पॉसिबल है, या तो इनका एक्यूट फेज अगर आ रहा है तो हमारे पास ताकत होनी चाहिए कि वो प्लान ऑफ एक्शन में रेमेडी रिलेशन को देखते हुए उसके रेमेडीज हम लिख कर रखे, दैट सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड। वी आर प्रिपेयर्ड। अगर कोई भी एग्रीवेशन नहीं होता, इसका मतलब है अगली स्टेज में, मतलब सेकेंड या थर्ड सेशन में हम और डेप्थ में जा सकते हैं। जैसे हमारे पास आर्थराइटिस के केसेस आते हैं, रूमेटिज्म के केसेस आते हैं, पीसीओडी के हैं, डीपर जाकर कैंसर पे है, किडनीज के रेमेडीज है ना? और प्लस वी हैव आल्सो सीन कैल्कुलाई। हमें बहुत लगता है कि होम्योपैथी ट्रीट्स कैल्कुलाई, लेकिन वो रिलैप्स के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर रिलैप्स होना है, फॉर दैट टाइम वी हैव टू नो कि अगर रिलैप्स ना हो देन व्हाट वी हैव टू डू। तब रेमेडी रिलेशनशिप
बहुत काम पर आता है, राइट? तो स्पेसिफिक रिलेशनशिप में थोड़े आपको रेमेडी के साथ बता देती हूँ। आर्सेनिक जो पॉलीक्रेस्ट है और हमेशा हम यूज करते ही है, स्पेशली वाइड रेंज है उसका एक्शन का, बिकॉज इट इज वेरी डीप एक्टिंग। और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जैसे एलियम सटाइवम, कार्बोवेज, ये कब यूज होते हैं? व्हेन देयर इज एक्सटर्नल कोलैप्स और कंप्लीट वाइटल एग्जॉशन। कोविड में आपने देखा होगा जैसे आर्सेनिक यूज किया गया था, कार्बोवेज भी हम यूज कर पाए थे, स्पेशली व्हेन द वाइटैलिटी वाज वेरी वेरी लो। एंड बहुत सारे प्रोग्नोसिस में ये दिखाई दिया दैट द पर्सन इज डूइंग मच बेटर विद दिस मेडिसिन। फॉस्फोरस विल फॉलो आर्सेनिक, कौन से इसमें? तो लंग्स के इश्यूज में, डाइजेस्टिव इश्यूज में। रस्टॉक्स विल वर्क टुगेदर, वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली अगर स्किन कंडीशन भी है और रेस्टलेसनेस भी है। तो आर्सेनिक का रेस्टलेसनेस सबको पता है, बर्निंग सबको पता है ना? बट व्हाट विल गो वर्क if there is also a skin issue, Rustox काम आएगा, so which can be given along with arsenic. आर्सेनिक फिर भी चिली है, रस्टॉक्स इज एग्रेवेटेड बाय कोल्ड, ये डिफरेंस है। लेकिन रस्टॉक्स विल गेट बेटर इफ दे हैव अ स्किन कंप्लेंट, दोज जिनको आर्सेनिक पहले दिया गया है। ऑलराइट, फॉलोज वेल क्या करेगा? मतलब आर्सेनिक सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन कब बन सकती है? अगर पूरा केस हमें लग रहा है कि आर्सेनिक की मेडिसिन है, लेकिन ऐसा नहीं होता हर बार, कभी कभी आर्सेनिक सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन भी हो सकती है। और उस समय वी हैव टू सी कि एकोनाइट जब दिया गया है, स्पेशली आफ्टर इनिशियल शॉक और ऑफ हाई फीवर सबसाइड होने के बाद, वी कैन गिव आर्सेनिक। सभी को पता है फाटक्स रेपर्टरी में बिसाइड्स हिमसेल्फ जो रूब्रिक है उसमें एकोनाइट फर्स्ट दिया गया है। क्यों? बिकॉज दिस इज वन रेमेडी फॉर इनिशियल शॉक। अब ये इमोशनल शॉक है, फिजिकल शॉक है, क्या है आपको जाना है, या बॉडी में कुछ शॉक दिया गया है बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल कंडीशंस, जब इम्यूनिटी लो है, राइट? तो उसके बाद फीवर जब सबसाइड होता है, उसके बाद आप आर्सेनिक दे सकते हो। बेलाडोना जनरली इंफ्लेमेटरी कंडीशन में, या जब हीट है या रेडनेस है, तब दिया जाता है। और जब ये चीजें कम हो जाती है, आर्सेनिक फॉलो कर सकता है बेलाडोना को। लाइकोपोडियम जो है ये बहुत डीप सीटेड है एंड इट विल वर्क ब्यूटीफुल, स्पेशली अगर कोई लिवर कंप्लेन है या डाइजेस्टिव कंप्लेन्स है, लॉट ऑफ फ्लैचुलेंस है, पेन है, गैस्ट्राइटिस है, डिफिकल्टी इन एसिमिलेशन है ना, ब्लोटेड फीलिंग है, एब्डोमिनल वर्किंग प्रॉपर नहीं है, एपेटाइट में इश्यू है, मोशंस में इश्यू है, तब वेराट्रम एल्बम इज वन मोर एग्जांपल। व्हेन एक्सट्रीम वॉमिटिंग या पर्जिंग जब होती है, बहुत सारे फीवर्स में हम देखते हैं, तो वी कैन स्टार्ट विद अ मेडिसिन लाइक वेराट्रम एल्बम इंस्टेड ऑफ आर्सेनिक, एंड देन सी कि ये जब एक्सटेंसिव वॉमिटिंग कम हो जाएगी, देन यू गिव द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन एज आर्सेनिक। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या फॉलो करता है कब। सो अक्यूट केसेस में ये सारी चीजें बहुत काम आती है। रेमेडीज दैट फॉलो वेल आर्सेनिक, अभी आर्सेनिक को जो फॉलो करेगा, सल्फर बेस्ट टू क्लियर ऑल द वे, नक्स वोमिका फ्रीक्वेंटली फॉलोइंग, कभी जब भी नर्वस इरिटेशन हो या डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सेंसिटिव हो। आयोडम कब? अगर स्पेसिफिकेशन है ग्लैंड्यूल, ग्लैंड्स पे है, और अगर रेस्पिरेटरी इश्यू में ग्लैंड्स भी अफेक्ट हुए हैं, हम आयोडम देंगे। एंड दीज रेमेडी दैट फॉलो वेल आफ्टर आर्सेनिक। तो अगर आर्सेनिक ऑलरेडी दी गई है और फिर भी ग्लैंडुलर स्वेलिंग अभी भी है, लेकिन बाकी के सिम्टम्स काफी हद से कम हुए हैं, पेशेंट इज ओवरऑल बेटर, तो अभी हम अगर फील करें हम स्टकअप हो गए, अभी क्या दे? आर्सेनिक देंगे तो शायद एग्रीवेशन हो सकती है, दूसरा रेमेडी तो दिख नहीं रहा है सिम्टम में, देन द बेस्ट थिंग टू फॉलो अप कुड बी विद आयोडम आफ्टर आर्सेनिक, राइट? सो इन दिस वे वी कैन फिगर आउट कौन सा रेमेडी विल फॉलो आर्सेनिक। ठीक है? एंटीडोट ऑफ आर्सेनिक क्या हो सकता है? नस्वामिका, विच वी नो, विच इज कॉमनली यूज क्लिनिकली। कैम्फर, विच इज अगेन अ जनरल एंटीडोट, जैसे मैंने पहले बताया। ओपियम है जो एक्सट्रीम ड्राउजीनेस और लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर आर्सेनिक के समय में हम ओपियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में जब हम आर्सेनिक को चूज किया है, लेकिन पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग ड्राउजी,
वो एक सेकेंडरी सिम्टम हो सकता है या न्यूली डेवलप्ड सिम्टम हो सकता है, या इट कुड बी अ मेडिसिनल एग्रीवेशन। वो हमें फिगर आउट करना है उसके ससेप्टेबिलिटी के हिसाब से, और तब क्या देना है। सो समथिंग विच विल गो बेस्ट एज एन एंटीडोट टू टेक केयर, बिकॉज इट कुड बी क्रिएटेड बाय द रेमेडी, इज लाइक आई सेड ओपियम, करेक्ट। इपिकैक एक रेमेडी है जो परसिस्टेंट नोशिया अगर किसी का रह गया है आर्सेनिक देने के बाद, अभी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में उभर कर आया है आर्सेनिक, लेकिन सारी चीजें बेटर हो रही है, कोल्ड बेटर हो रहा है, पेन बेटर हो रहा है, बर्निंग बेटर हो रहा है, आईबीएस नहीं हो रहा है, अल्सर्स सुधर गए हैं, लेकिन नौशिया अभी तक भी है, खाने पे कुछ मन नहीं लग रहा है, दैट टाइम इपिकैक प्लेज अ वेरी गुड रोल आफ्टर आर्सेनिक। सो एंड टोबैको, दैट इज कॉफी, यूज टू चेक, ये जो रेमेडी है कॉफी कैन बी गिवन टू चेक व्हाट डोज वी आर गिविंग, है ना। सो इट इज नॉट an antidote for all remedies, not for all remedies, but for specific remedies. So you have to check after reading coffee कि which drug के बाद कॉफी देना बनता है या अवॉइड करना पड़ता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम्पैटिबल क्या है आर्सेनिक से, तो सीकल कॉर, बिकॉज बोथ हैव बर्निंग पेन्स है, बट दे आर इनकम्पैटिबल विथ ईच अदर। यू हैव टू फिगर आउट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। Arsenic is better by heat, whereas sickle core gets aggravated by cold. So you have to figure out few symptoms, ailment के हिसाब से, sphere of action के हिसाब से, modality के हिसाब से। कभी कभी concomitant भी हमें useful पड़ता है to select what is the following remedy. Okay, ये हुई आर्सेनिक की बात। अब आते हैं सल्फर, विच इज द किंग एंटीसोरिक, पॉलीक्रेस्ट है, डीप एक्टिंग है एंड ब्रॉड एक्शन है, हम सबको पता है। अभी इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो एलो जो है इज फॉर एक्यूट, इज सपोज टू बी एन एक्यूट ऑफ सल्फर, स्पेशली डाइजेस्टिव एंड रेक्टल सिम्टम्स पे। सोराइनम जो है इज अ क्रॉनिक ऑफ सल्फर, बिकॉज सल्फर हेल्प्स बट कैन नॉट फिनिश द क्योर। बहुत बार स्किन कंप्लेंट्स में हमें दिखाई देता है that sulfur is coming strikingly, लेकिन it is not completing the cure, तभी soranum will come as a very complementary remedy. Aconite is again complementary to sulfur in acute inflammatory stages of that particular ailment. Nux vomica along with sulfur, in which digestive once again and lifestyle diseases जो है, लेट उठना, ऑफिस का वर्क, टू मच ऑफ कंप्यूटर वर्क, या तो बैड फूड हैबिट्स, नो एक्सरसाइज, मतलब लाइफस्टाइल, ये जो है पूरा लाइफस्टाइल कुछ डामाडोल है, तब नक्स वोमिका अलोंग विथ सल्फर, साथ में नहीं, अलोंग, can follow each other or can be given before or after. This is not about polypharmacy. I am talking about complementary. It complements each other. Remember this. Okay, that's very important. और हम सबको पता है कैलकेरिया सल्फर, कैलकेरिया लाइकोका ट्रायो, तो इट इज ऑलवेज बेटर इन सच केस टू स्टार्ट विथ सल्फर, सी कि वो कहां पर जा रहा है, डिजीज या बेटरमेंट कहां जा रहा है, सो दैट वी कैन इंड्यूस कैलकेरिया। कैलकेरिया बीइंग स्लो एक्टिंग रेमेडी है, तो उसे टाइम देना जरूरी है, हर रेमेडी का वक्त है। few remedies have 7 to 8 days, few remedies have 20 to 30 days. Calcare is very slow, एक मंथ भी रख सकता है आफ्टर वन सिंगल डोज, तो यू हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या क्या चेंजेस उस व्यक्ति में आ रहे हैं, इवन इफ इट इज इमोशनल इशू, मेंटल इशू या फिजिकल इशू, एंड ओनली देन उसके बाद हम लाइकोपोडियम का विचार कर सकते हैं, राइट। फॉलोज वेल आफ्टर सल्फर क्या है, सल्फर जो है रिएक्शंस ऑफ वाइटल फोर्स स्टिम्युलेट करेगा, हाँ, तो इंडिकेटेड रेमेडी जब फेल होगी, दैट टाइम यू कैन थिंक ऑफ एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रायोनिया, especially जब acute phase is over. Helps to clear जो remaining congestion है, हम सबको पता है arsenic is given for lot of congestion, so अगर उसका complete नहीं हो रहा है, we can think of sulfur at that time. Arsenic follows after sulfur in skin and respiratory complaints. हाँ, स्किन पे जो जो है, यू कैन थिंक ऑफ सोरियासिस, यू कैन थिंक ऑफ एक्जिमा, यू कैन इवन थिंक ऑफ डर्मेटाइटिस, जब अगर वो इंडिकेट किया हुआ है, what will be the best to follows well after, अगर आर्सेनिक दिया है, you can think of sulfur after that. Merxol, जिन जिन व्यक्तियों में ग्लैंड्यूलर और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, उसको हम सल्फर के बाद मर्क्सॉल का डेफिनेट विचार कर सकते हैं। पल्सेटिलाइज, वन मोर रेमेडी जो डिस्चार्ज
अगर कहीं से हो वो रिड्यूस करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अगर वीकनेस महसूस है इन स्पाइट ऑफ गिविंग सल्फर, then we can definitely think of pulsatilla at that time. It helps to take care of the discharges by reducing the discharge, ताकि the whole person's ailment cause ही निकल जाए एंड उनका ट्रैवल जर्नी जो है वो सेफ रहे, देयर विल बी नो एग्रीवेशन। करेक्ट। अभी रेमेडीज देखते हैं सल्फर को, जो फॉलो करेगा सल्फर को। कैलकेरिया कार्ब है जो फॉलो करेगा टू स्टेबिलाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, है ना, बिकॉज कैलकेरिया कार्ब इज अ डीप एक्टिंग वंस अगेन एंड अ स्लो एक्टिंग रेमेडी। लाइकोपोडियम कंप्लीट करेगा एक्शन ऑफ सल्फर, एस्पेशली अगर सल्फर आपने लिवर या डाइजेस्टिव इश्यू को देखकर दिया हुआ है। सारसापरिला या सीपिया ये रेमेडीज है अगर स्किन कंप्लेन्स या यूरिनरी कंप्लेन्स में सल्फर आपने दिया हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं किया है रेमेडीज, सल्फर के बारे में अगर यूरिनरी कंप्लेंट फिर भी वैसी ही है तो सारसापरिला और सीपिया के बारे में सोच सकते हैं। ये रिलेशन है सल्फर का इन रेमेडीज के साथ। अभी एंटीडोट क्या करेगा सल्फर को? एकोनाइट अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को एंटीडोट करता है। कैम्फर जैसे पहले कहा यूनिवर्सल एंटीडोट है। नक्स वोमिका एक कॉमन एंटीडोट है, स्पेशली सेंसिटिव डाइजेस्टिव ट्रैक जब है जिन जिन लोगों का इजीली फूड अफेक्ट कर जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, एपेटाइट खराब है, या तो पेन फैक्टर है, या तो डाइजेशन नहीं हो पाता, एपेटाइट होने के बावजूद वजन घट रहा है, यू हैव टू फिगर आउट। वैसे ही मर्क्सॉल एंड पल्सेटिला स्पेसिफिक सल्फर सिम्टम्स को लेकर काम करेगा ताकि वो एंटीडोट करे कोई भी सल्फर के इश्यूज को लेकर। सल्फर से काफी सारे, कभी कभी अगर पोटेंसी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई है, अगर हमने रिपीट ज्यादा किया हुआ है जरूरत से ज्यादा, तो एग्रवेशन दिखाई दे सकती है। तो एंटीडोट हमें पता होने चाहिए ताकि वो देकर इमीडिएटली उसे रिपेल करे, स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सल्फर एंड वो द पेशेंट कम्स बैक टू यू। ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेशन में पेशेंट वापस आना जरूरी है, नहीं तो भाग जाएगा। इसलिए रेमेडी रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल अभी एकोनाइट लेते, 3-4 मेडिसिन में इसलिए ले रही हूँ, आजकल जो हर जगह में हमें दिखाई दे रहा है रेस्पिरेटरी इशू चल रहा है, चेंज ऑफ क्लाइमेट है, ठंड है, दिन में थोड़ा हॉट है, सर्दी है, खांसी है, इरिटेशन इन द थ्रोट है, ग्लैंड्स में सूजन है, आइज बर्निंग हो रहे हैं, या तो ब्लॉक नोज है, या तो नाक बह रही है, या तो कानों में दिक्कत है, पेन फैक्टर है, या तो ग्लैंड्स सबमैंडिबुलर आर स्वोलन, या तो लिप्स वर्स्ट हो गए हैं। तो ये सारी चीज में थोड़े रेमेडीज है जो हम इस सीजन में यूज करते हैं अलोंग विथ रेमेडी रिलेशन, शायद आपको बहुत काम आ जाएंगे ये सीजन के लिए, दिसंबर जैन फेब, है ना। तो इलियम सीपा हमें पता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जहां जहां म्यूकस मेम्ब्रेन इंक्रीज सलाइवे सिक्रीशंस है, चेस्ट में है, पूरे नाक से लेकर गले तक एंड चेस्ट कंजेशन है, तभी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हम इलियम सीपा सोचते हैं, स्पेशली कैटारल लैरिंजाइटिस के समय। तो जब भी हमने देखा है कि पेशेंट बहुत खांसता है, दर्द होता है और गला पकड़ता है एंड एज इफ वो फट जाए गला खांसने से, एट दैट टाइम वी जनरली थिंक ऑफ एलियम सीपा, करेक्ट। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है फॉस्फोरस है, पल्सेटिला है, थूजा है। कंपैटिबल क्या है, उसके साथ क्या जा रहे? तो बिफोर कैलकेरिया दे सकते हो एंड सिलीशिया, स्पेशली अगर पॉलिपस दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी पेशेंट अगर आता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन भी ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है, उसे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। चेस्ट एक्सरे देखना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ आए कि पॉलिपस है नहीं है, चेस्ट में कंजेशन किस हिसाब से है, निमोनिया तक तो नहीं गया है, कहाँ है, लंग के कौन से ब्रोंकाई में है, कहाँ पर है प्रॉब्लम, ताकि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इजी रहे और उसको कंपैटिबल रेमेडीज भी हमारे साथ रेडी रहे इन द प्लान ऑफ एक्शन। सिमिलैरिटी किस पर है? तो यूफ्रेशिया, बट कोराइजा एंड लैक्रिमेशन थोड़े अलग है। जैसे एग्रीवेशन इन द इवनिंग है एंड वार्म रूम है, विच
हमें पता है, तो ये याद रखते हुए हमें इलियम सीपा को देना है। ऑपोजिट क्या है इस चीज का? पल्सेटिला, बिकॉज पल्सेटिला इज बेटर इन ओपन एयर, राइट? अम्यूलरेशन कहाँ है? इन कोल्ड रूम, एंड ओपन एयर इज बेटर इन पल्सेटिला, जैसे मैं कहा, और इलियम सीपा में इन कोल्ड रूम। सो यू हैव टू सी द डिफरेंस, और उस हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट। कंपैरिजन करना है, लेकिन इनिमिकल है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, ये रिलेशनशिप देखना बहुत जरूरी है, राइट? अभी सेकेंड इज ऑरम। ये किस लिए हम जनरली देते हैं? जब कोई भी डिस्चार्ज है, कोराइजा है, एक्रिड है, बर्निंग होता है, फ्लुएंट है, नॉस्ट्रल्स, नाकों को बहुत अंदर का भाग बहुत सड़ गया है, इतना खुजाता है कि इंस्पाइट के ये वाटरी डिस्चार्ज है, अंदर जम जाता है, खून भी निकल आता है, लिप से भी खून आ सकता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री सैम्ब्यूकस नाइग्रा है, अमोन कार्ब है, जिसमें हमें स्नीजिंग को भी देखना पड़ता है। थ्रोट की कंडीशन है, ड्राई है या हॉकिंग कॉफ है, वूपिंग कॉफ है, किस तरीके का कॉफ है, ताकि पहली रेमेडी अगर दे दी जाए तो तब ऑरम ट्रिफाइलम देनी है या कौन सी अलग देनी है, दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। तो सोर थ्रोट है, स्पेशली ऑरम ट्रिफाइलम में होर्सनेस ऑफ वॉइस आता है, अनसर्टनिटी है, कभी कभी तो अफोनिया है, नो वॉइस, सुबह उठकर स्पेशली विंड के हिसाब से, हवा के हिसाब से आवाज ही नहीं निकल पाती, और ज्यादा बात करने से, टॉकिंग, सिंगिंग, ओरेटर्स, इन जनों को ऑरम ट्रिफाइलम बहुत काम आता है। यूजफुल कभी है? आफ्टर हिपार एंड नाइट्रिक एसिड। कब? अगर उस व्यक्ति, पेशेंट को ड्राई होर्सनेस है एंड क्रूपीनेस है, अगर ये दो बहुत हेवी है उस पेशेंट में, तब हिपार और नाइट्रिक आप दोगे, और उसके बाद भी अगर ये खराश जारी है, यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ ऑरम ट्रिफाइलम। आफ्टर कॉस्टिकम एंड हिपार, एस्पेशली मॉर्निंग होर्सनेस जिसको हो रहा है, या उसके साथ डेफनेस है, तो हायर पोटेंसी में हम जब कॉस्टिकम हिपार देते हैं और फिर भी होर्सनेस रह जाता है, हम बोलते हैं ना, हाथी चल पड़ा लेकिन पूंछ पीछे रह गई, तो ऑरम ट्रिफाइलम, एट दैट टाइम यू हैव टू सी क्या फॉलो करेगा उसको। सो यू हैव टू फर्स्ट चेक कौन सी रेमेडी फर्स्ट है, ऑरम ट्रिफाइलम के बेसिक स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ है, उसके हिसाब से हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देंगे। इसी के साथ आई विल लाइक टू टेक यू टू ड्रोसेरा, अनदर रेमेडी जो वूपिंग कॉफ के लिए, जैसे मैंने कहा ये सीजन फिर से वूपिंग कॉफ का है। कब देते हैं हम ड्रोसेरा? जब स्पेस्मोडिक है, बहुत होर्स हो रहा है, आवाज में दिक्कत है, बात करने में खराश हो रही है, और स्पेशली हेड व्हेन टचेस द पिलो, लेटते वक्त तकलीफ हो रही है, और इन पेशेंट्स को हमेशा वार्म से बेटर लगता है, वार्म ड्रिंक्स है, वार्म फूड है, बेटर लगता है। लाइंग डाउन मिड नाइट पे इनकी खांसी बढ़ सकती है, ये वाले हैं ड्रोसेरा। और इन जनों को ये सेंसेशन, कुछ अटक गया है, फेदर जैसे कुछ है, खराश हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन है, गले में कुछ चल रहा है, क्रॉलिंग फीलिंग है, सभी कुछ जो है थ्रोट में है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री इवन नक्सवमिका हो सकता है। फॉलोज वेल आफ्टर, तो ड्रोसेरा फॉलो करेगा सल्फर, सैम्ब्यूकस, वेरैट, इन रेमेडीज को। अभी दिस रेमेडीज जो मैं बोलने वाली हूं, दे विल बी फॉलोड बाय, मतलब कैलकेरिया, पल्सेटिला, ये रेमेडीज है अलोंग विथ सल्फर, इज वेरी वेल फॉलोड, करेक्ट, आफ्टर ड्रोसेरा। तो इन दिनों में दीज रेमेडीज कम अप वेरी स्ट्रॉन्ग, नक्सवमिका, सैम्ब्यूकस, पल्सेटिला अलोंग विथ ड्रोसेरा। अब कंपेयर किस रेमेडी को करोगे? सीना है, कोरालियम रुब्रम है, ड्राई हैकिंग कफ है, वंस अगेन होर्सनेस है, पूरे म्यूकल कैविटी में ड्राइनेस है, इपिकैक है, स्पेस्मोडिक कॉफ जब होता है तब हम सैम्ब्यूकस का भी विचार करते हैं। सो दीज आर टू कंपेयर द रेमेडीज एंड देन चूज बेस्ड ऑन PQRS या ऑन रेपेट्राइजेशन, कॉन्कॉमिटेंट के हिसाब से कौन सी रेमेडी आप सिलेक्ट करेंगे। तो मटीरिया मेडिका प्यूरा में हैनिमन सर ने एक चीज लिखी है अबाउट सैम्ब्यूकस, इज ओनली 1 dose of 30
is required to be given, उसका एक्शन 7 to 8 days रिक्वायर करता है कुछ चेंज दिखने में, बिकॉज सेकेंड डोज प्रिवेंट हो सकता है. अगर सेकेंड डोज दिया गया, इट कुड बी इंजूरियस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस अबाउट ड्रोसेरा. तो रिपीटेड डोजेस से परे रहकर एक डोज, वो भी 30 पोटेंसी का, अगर आपने प्रॉपर सिम्टम्स को लेके सिलेक्ट किया है, तो वेटिंग एंड वॉचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वैसे ही कंपेयर करोगे ऑफ विथ फ्लोरोफॉर्म एंड मेनी अदर लाइक क्यूप्रम है, अर्जेंटम है, चेलिडोनियम है या मेन्यांथ है. ओके, ये स्पेसिफिक्स भी है. और इसके साथ you can think of Vaithya as mother tincture, you can think of Justicia, अपने इंडियन होम्योपैथिक रेमेडीज, as mother tincture, ताकि गले की खराश निकल जाए. राइट. अब मैं एक रेमेडी लूंगी स्पॉन्जिया. अगेन मैंने जैसे कहा, ये 3-4 रेमेडीज मैं आपको इसलिए दे रही हूं ताकि इस सीजन के हिसाब से आप रेमेडी रिलेशन का यूज कर सके इनके साथ. स्पॉन्जिया क्यों देते हैं? जब भी ड्राइनेस है, होर्स भी है, ये पूरा लैरिंग्स ड्राई फील करता है अलोंग विद बर्निंग एंड कॉन्स्ट्रिक्शन. अगर कोई भी कुछ भी चीज हम निगलते हैं तो कॉन्स्ट्रिक्शन फील होता है और कॉफ जो है वो ड्राई होता है. ये कॉफ अगर ड्राई होते जाए तो देयर विल बी पेन, कंजेशन इन द चेस्ट, ऑल्सो क्रूपी फील होता है, घर घर होती है चेस्ट में, और इंस्पिरेशन सांस अंदर लेने के वक्त बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली मिडनाइट के पहले. मतलब जब हम सोने जाते तब से लेकर मिडनाइट तक उभर आता है. ये जो सांस लेने की प्रतिक्रिया है और बाहर निकालने की प्रतिक्रिया है, उसमें शॉर्टनेस आ जाता है और व्यक्ति पैंट करने लगती है, जोर जोर से सांस लेने लगती है, और प्लग कुछ अटक गया है गले में, ये फीलिंग देता है स्पॉन्जिया के मेडिसिन में. और ये कब बेटर फील करते हैं? कोई भी ड्रिंक अगर वार्म है, कोई भी चीज अगर वार्म है, वो लेने से इनका थ्रोट बेटर फील करता है. ये इंडिकेशन है हमारे स्पॉन्जिया के, जिसके लिए हम देते. अगेन जा रहा है इस सीजन के हिसाब से. अगर कोई भी चीज मेडिसिन देने से बहुत बढ़ गई है, एग्रीवेशन हो रही है, अगर आपने रिपीटेशन ज्यादा किया है, तो एंटीडोट कैम्फॉर इमीडिएटली वो रिपेल करेगा एग्रीवेशन को. कंपेयर क्या कर सकते हैं? क्या गलती हुई है स्पॉन्जिया देकर? तो कंपेरेटिव मेडिसिन क्या है? एकोनाइट है, हिपारसल्फ है, लैकेसिस है, मर्क है, आयोडम है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है स्पॉन्जिया के हायर डोज देते हैं और फिर हम एग्रवेशन देखने को मिलता है, क्योंकि हायर डोज की आवश्यकता नहीं है. स्पॉन्जिया अब मदर टिंचर में 2x में 3C में भी दे सकते हो अगर आपको अच्छे चेंजेस देखने. लेकिन घाई गड़बड़ी में या हेस्टीनेस ऑफ अ फिजिशियन के कारण एग्रवेशन. सो संभालने के लिए what will be important is change the remedy to aconite और हिपार्सल. या तो बहुत ज्यादा एग्रीवेशन है तो जैसे कहा, यू जस्ट गिव कैम्फर एंड फिनिश इट ऑफ. सो ये सारी चीजें मैंने आपको रेमेडी रिलेशनशिप में बताना जरूरी समझा, क्योंकि नॉर्मल केस हिस्ट्री सब लेते हैं, PQRS भी सब ढूंढी लेते हैं, मोडालिटीज तो पेशेंट कहता है या तो कभी कभी नहीं बोल पाता, कॉन्कोमिटेंट आपको ढूंढना है और फिर रेपिटाइज करते हैं. लेकिन एलमेंट को नहीं भूलना, स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडी को नहीं भूलना, और उसके साथ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी को बिल्कुल भी नहीं भूलना. आई विल अगेन रिपीट दोस 5 थिंग्स. रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज क्या है देखना है, एंटीडोटल क्या है वो देखना है, क्या मेडिसिन इनकम्पैटिबल है मतलब इनिमिकल है वो देखना है, कौन से मेडिसिन कंपैटिबल है, कॉन्कॉर्डेंस साथ जा रहे हैं वो देखना है, और कौन से मेडिसिन फॉलो करेंगे उसके बाद फॉर अ कंप्लीट क्योर, ये देखना है. ये इंपॉर्टेंस है रेमेडी रिलेशनशिप में, क्योंकि हमें डिजीज को नहीं देखना है, पर्सन को देखना है सारे डिजीजेस को लेकर. इसलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लाइफस्टाइल चेंज, डाइटरी मैनेजमेंट, एक्सरसाइज स्केड्यूल, स्लीप रूटीन, मेंटल हेल्थ, ये सब
पैटर्न्स को इकट्ठा करके हमारी हिस्ट्री जो बनती है उस पर हमारा रेमेडी सिलेक्शन बनता है, ना कि ओनली सिम्टम्स पे। आई थिंक दिस इटसेल्फ शुड काम करेगा टू अंडरस्टैंड कि हम रेमेडी रिलेशनशिप कहाँ पढ़े। तो बोरिके में दिया हुआ है, एलन की नोट्स में दिया हुआ है, बोनिंग हुसैन के बुक्स में है, रेपर्टरीज में है, उसी के साथ साथ थेरेपेटिक पॉकेट बुक में है। तो ये आप जरूर पढ़िए। दिस विल हेल्प अस टू कंटिन्यू विद द राइट मेडिसिन एट द राइट टाइम। आई फील इसी के साथ मेरा रेमेडी रिलेशनशिप का महत्व क्या है अपने प्रैक्टिस में मैं बोल चुकी हूं। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस है तो आई एम absolutely open. The desk is open for everybody. And before I finish, I would just take 2 to 3 minutes, ma'am, Neha ji, taki I can just take a calming session. That's what I would just request. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Yes. Thank you. Thank you. The platform is open. अगर कोई भी questions है about remedy relationship. Yes, ma'am. इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत अच्छे से समझाया कैसे रेमेडीज रिलेशनशिप्स होती हैं सारी, Yes. और अलग अलग Yes. रेमेडीज का क्या, कौन सी रेमेडी किसको फॉलो करती है, कौन से केसेस में फॉलो करती है। तो Yes. किसी की भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, मैम यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, आपने कोई केस ऐसा इन रिलेशनशिप के बेस पे ठीक किया हो तो वो आप कुछ शेयर करना चाहें यहाँ पे। सिमिलर केसेस जैसे मैंने आपको अभी आर्सेनिक के बारे में कहा है, ये अभी अभी के हिसाब से बोलती हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इलियम सीपा बहुत नजर आया था, एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी केस आई। ओके, बिकॉज म्यूकस मेम्ब्रेन में और इंक्रीज सिक्रीशन थी बच्चे में, और व्हेन यू नो टेक द केस दिखाई दिया कि लैरेंजाइटिस है, तो वो खांसता ही रहता था। दिस इज हाउ ही वाज कॉफिंग इमीडिएटली। और क्या हो रहा है, बच्चे दर्द हो रहा है, निगल नहीं पा रहा हो, पेन हो रहा है, तो तभी के तभी क्या सूझा, वी कैन गिव इलियम सीपा। इलियम सीपा के 3 डोजेस दिए, जस्ट वंस इन अ डे, स्टार्टेड गेटिंग बेटर। द बेस्ट पार्ट वाज कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये मैंने लिख कर रखे। तो पल्सेटिला फॉस्फोरस एंड थूजा आर समथिंग। तो व्हेन आई सॉ कि ये ठीक हो रहा है, तीन तीन दिनों में ही इज गेटिंग बेटर, लेकिन पूरा क्योर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ है। तो व्हाट वाज द रीजन, देन आई सॉ कि अगर थूजा के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर मैं ये नहीं देखती इन कंपैरिजन विद एलियम सीपा, तो मुझे थूजा नहीं सूझता। एंड मैंने देखा था कि उस बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद ये ज्यादा उभर आया था, तो थूजा काम करेगा। सो अगर एलियम सीपा इज नॉट कंप्लीटिंग, तो थूजा काम कर गया, बिकॉज वैक्सीनेशन की हिस्ट्री आ गई। सो दिस इज हाउ इट वेंट टुवर्ड्स completion of everything. That's the best thing to do. ओके। Yeah. और कोई क्रोनिक केस जो हुआ हो जिसमें आपने कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज से किया हो, जैसे स्किन के केसेस होते हैं। यस यस, रस्टॉक्स क्या हुआ है, मतलब बहुत बारी ये हुआ है कि सल्फर देके मेडिसिन, सल्फर देके बहुत बेस्ट हुआ है रिजल्ट। ओके, वेरी नाइस। हमें लग रहा है कि दैट डर्मेटाइटिस बेटर हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल विद सल्फर। और सल्फर का डोज 2 या 3 ज्यादा नहीं रिपीट किए हुआ है, लेकिन जब सल्फर कम करते गए, उसको टेपर करते गए, आफ्टर 1 वीक ये दिखा कि समथिंग इज नॉट गोइंग वेल, एंड द पेशेंट केम बैक से जोड़ों का दर्द काफी उभर आया है, जो मेरे को पहले था लेकिन इतना दर्द नहीं था, पर अभी दिखाई दे रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ द वेदर डॉक्टर, किस बारे में क्या हो रहा है। तो देर इज पेन इन द बिगर जॉइंट्स। सो ये कॉन्कोमिटेंट जब मिला, ये दिखाई दिया कि स्किन के साथ साथ जोड़ों का भी कंप्लेन है, रस्टॉक्स कंपैरिजन में आता है। सो यू कैन थिंक ऑफ रस्टॉक्स एट दिस टाइम, बिकॉज वो केयर करेगा स्किन को भी एंड रोमैटिक कंडीशन को भी। सो दिस इज हाउ इट प्लेस एंड द पेशेंट गेट्स बेटर, जस्ट सेज अभी आई एम एब्सोल्युटली बेटर, स्किन की इरिटेशन नहीं है, जो सोरियाटिक पैचेस है वो भी निकल आए हैं, नॉर्मल स्किन कंडीशंस हो रहे हैं, इचिंग से लेकर में जो बेकार हो गया था वो भी कंट्रोल में आया हुआ है,
and at the same time I'm able to walk, I can go for my daily exercise routine. So ये जो complementary बनता है ना for skin condition, but along with Rustox, then it helps with sulfur. So this is how you can use a remedy relationship for our best purpose. This is something. Okay, before we finish, I think we have a little time. Dr. Neha, अगर आप allow करोगे, तो can I take just a few minutes का calming down session? Because thank you so much सुनने के लिए. ये एक थोड़ा अलग टॉपिक था. मुझे पता है कि हम ग्रुप ऑफ रेमेडीज सीखते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, लैंथेनाइड्स है, सेपरेट लेते हैं, हम मिनरल चार्ट देखते हैं, हम यू नो बी रेमेडीज देखते हैं, पूरा कार्बन रेमेडीज देखते हैं, एंड देन वी वांट टू यूटिलाइज काली ग्रुप ऑफ रेमेडीज देखते हैं, एंड देन वी अंडरस्टैंड मेंटल सिम्टम्स को लेके काली रेमेडीज कहाँ आएगी, राइट? एवरी काली बाय इज डिफरेंट, एवरीथिंग, बट वी लर्न ऑल दिस, बट बुक्स में ही हमारे रिलेशनशिप को दिया हुआ है एट द एंड ऑफ एवरी रेमेडी, एवरी रेमेडी उसे पढ़ना जरूरी है. ये मैं सुझाना चाहती हूँ विद दिस फोरम. यस, ऑब्वियसली जो आपने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री जैसे रेमेडीज होती हैं, ऑब्वियसली हर सेशन के सॉरी हर मेडिसिन के एंड पे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है, और उसको हम मोस्टली नेग्लेक्ट कर देते हैं. मतलब दैट क्योंकि उसको हम बहुत लीस्ट इम्पोर्टेंट समझते हैं कि ये रेमेडी का रिलेशनशिप क्यों जरूरी है, क्योंकि इट इज मोर ऑफ वर्क फॉर द डॉक्टर कि उसको रिलेशनशिप को समझना, उनको मेहनत करनी पड़ती है कि अच्छा इसके बाद ये फॉलो करेगा, ये कौन देख रहा है, इतना कौन देख रहा है, जो मेडिसिन इंडिकेटेड है हम तो वो दे देंगे, चाहे वो इनिमिकल है वो तो भी दे देंगे, चाहे वो उसको फॉलो वेल नहीं कर रही हो तो भी दे देंगे. हाँ जी. बट वो पेशेंट छूट जाता है ना हाथ से, वो नहीं आएगा आपको सेकंड. फिर हम सोचते हैं ये पेशेंट क्यों नहीं है, मैंने तो मेरा बेस्ट किया था. बेस्ट किया है, देखिए फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट ही रहता है, ऐसे हमें लगता है. अपनी प्रैक्टिस कब उभरती है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन से चल पड़ती है. जब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है तब ये सारी चीजें काम आएगी. हाँ जी, बिल्कुल मैम. तो इसमें और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई और इनपुट देना चाहता है तो उसके बारे में दे सकता है. प्लीज प्लीज, डेफिनेटली ओपन टू ऑल. कोई भी अगर मैं भी सीखूंगी, अगर आपका कोई इनपुट हो तो शायद मेरे भी काम आ जाएगा प्रैक्टिस के हिसाब के. हर एक का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इसलिए ये फोरम ओपन है. डॉक्टर सहानी नहीं है ग्रुप में अभी, नहीं अटेंड कर रही है. डॉक्टर सहानी या मैम आई गेस नहीं है आज. नहीं आज, ओके. आज नहीं है, नहीं तो सर जरूर कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं. हाँ जी, इसीलिए मुझे लगा यहाँ पे मैं बिल्कुल यहाँ पे मैं एक केस ऐसी मेंशन करना चाहूंगी. इसमें पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया था, ईयर डिस्चार्ज था. तो उसमें जो मेडिसिन हमारी आ रही थी, वैसे मैंने जो केस स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कैलकेरिया सल्फ से, क्योंकि डिस्चार्ज था और स्टिकी डिस्चार्ज भी था, स्टिकीनेस थी और क्रॉनिक डिस्चार्ज था बेसिकली. और सो आई स्टार्टेड द केस विद कैलकेरिया सल्फ. और उसमें जैसे कि आपने बताया सल्फर बीच में इंटरकरेंट उसको फॉलो करता है, तो उसको जब मैंने सल्फर दिया तो कैलकेरिया सल्फ के बाद डिस्चार्ज तो रुक गया था, लेकिन इट वाज कमिंग बैक, बार बार डिस्चार्ज. तो उसमें हमने जब सल्फर हाइपोटेंसी में दिया तो कैलकेरिया सल्फ फिर से दोबारा दिया, तो मतलब इस तरह से इंटरकरेंट और फॉलो वेल करके वो केस कंप्लीट हो गया था. और डिस्चार्ज वाज कंप्लीटली स्टॉप्ड. एब्सोल्युटली स्टॉप होगा, बिकॉज वी ऑल नो, जैसे मैंने तभी भी कहा, सल्फर है ही इसीलिए ना. सल्फर अराउज करेगा हर वाइटल फॉर्स की रिएक्शन को, है ना, जो भी मेडिसिन दी जाए. और इंडिकेटेड रेमेडी अगर फेल भी हो रही है तब सल्फर उसे उभारेगा, स्टिमुलेट करेगा. सो दैट अभी आपने भी जो दिया है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ना, कैलकेरिया एंड सल्फर. अगर ओनली कैलकेरिया भी देते शायद काम आता, बट वो स्लो एक्शन है उसका, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट लॉन्ग. और ईयर केसेस में जो ईयर डिस्चार्ज होता है, आप पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है, वो सारी एलोपैथ्स के पास घूम के आ रहा है, वो कह रहा है मैडम मेरा डिस्चार्ज नहीं रुक रहा है. अगर आप उसका डिस्चार्ज एक्यूट उससे नहीं रोकोगे, मैंने कैलकेरिया सल्फ बायोकेमिक में दिया था लेकिन रिपीटेड डोज में दिया था, तो उसी से उसका डिस्चार्ज रुक गया, क्योंकि वो जो है उसने उसके पास को सुखा दिया.
लेकिन करेक्ट। केस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इट वाज कमिंग बैक, तो सल्फर ने केस कंप्लीट किया। हाँ, हाँ। सल्फर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन तभी आप दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाँ। द सिम्टम। कैलकेरिया यस। सल्फ, जैसे आपने कहा मैम, ऑलवेज वर्क्स ब्यूटीफुली इन ट्राइचुरेशन फॉर्म। ये भी हमारे यस। हर मेडिसिन के उधर लिखा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम देते हैं ड्रोसेरा या कोई मेडिसिन, हमें लगता है स्पॉन्जिया, हम देते हैं कि लेट्स गिव इन 200 रिपीट करेंगे, बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर स्पॉन्जिया को हम 3C में भी दे या 2X में भी दे, तो भी वो ब्यूटीफुल काम करेगा। वो बहुत सारे बिल्कुल। जन इसको निग्लेक्ट करते हैं। इट इज रिटन इन आवर मटीरिया मेडिका, सो इट्स वेरी यस। यस। इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीजें हमारी मटीरिया मेडिका बुक्स में लिखी हुई है, तो हम उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं मेडिसिन के लिए, सिलेक्शन के टाइम, रेपर्टरी के टाइम, हमेशा फर्स्ट आई हुई मेडिसिन ही लागू पड़ेगी ऐसा नहीं है ना। बाकी बिल्कुल। की भी बिल्कुल। जो सेकंड थर्ड है, फिर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या ये बिल्कुल। चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, या कॉम्बिनेशन चलेगी ट्राइचुरेशन फॉर्म। तो आई यस। वुड लव टू टेक समटाइम्स एक बायोकेमिक टिश्यू के ऊपर एक बार सेशन लूंगी, वो भी यस। बहुत अच्छा है। बिल्कुल। यस। बिल्कुल। तो यस, इसलिए कैलकेरिया सेल्फ वर्क फॉर यू फॉर द ईयर डिस्चार्ज। यस। 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 ओके, ऑब्वियसली मैम। लास्ट हाँ। 3 मिनट्स। हाँ 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 जी। हाँ। मैं ये कह रही थी, बायोकेमिक के पर आप सेशन ले सकते हैं, क्योंकि यस यस। उसमें वैसे भी टिश्यू सॉल्ट्स को लेके बहुत कंट्रोवर्सी रहती है, लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, अपने प्रैक्टिस में टिश्यू सॉल्ट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। यस इवन इन यस एक्यूट केसेस, जैसे यस। मैंने बताया, ईयर डिस्चार्ज, फीवर है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, टाइफॉइड कंडीशन। है, और आपका कोई भी जैसे रूमेटिज्म में भी मैंने देखा है, या फिर ओके जॉन्डिस ओके के, टाइफॉइड के आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, ओके। फीवर रह जाता है पोस्ट, उसमें जो ये जैसे आपका लो ग्रेड फीवर चलता रहता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हाँ, बायोकेमिक मेडिसिन का। अगर हाई फीवर नहीं है, आप फेरमफॉस से स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट बाय हाँ जी। गिविंग फेरमफॉस इन 12x। अगर मैं लूंगी कभी भी, तो आई विल टेल यू मोर रेमेडीज, 12 यस। से ज्यादा रेमेडीज आपको बताऊंगी बायो टिश्यू सॉल्ट्स में, और उसके कौन सी पोटेंसी ज्यादा लागू पड़ती है। हर चीज को 6x में देना जरूरी नहीं है। कई बिल्कुल। मेडिसिन है जो बिल्कुल। 12x में काम करेगी, कई मेडिसिन है वो बेसिक टू थ्री एक्स एक्स थ्री एक्स में भी काम यस। करेगी। यूरेनियम यस। नाइट्रेट है जो हम पैनक्रियाटाइटिस में देते हैं या डायबिटीज के दौरान देते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ नाट्रम म्यूर 6x के साथ दे सकते हैं, यूरेनियम नाइट्रेट विथ 2x और 3x। इट कैन बी इन यस। कंटिन्यूएशन, क्योंकि कोई भी डाइल्यूशन आप कंटिन्यूअसली नहीं दे पाओगे फॉर अ बिल्कुल। डायबिटिक, यस। स्पेशली डायबिटीज यस। इंसिपिडिस में। सो यस। दैट टाइम और टिश्यू सॉल्ट्स काम आता है। हाँ जी, और जैसे मैंने बताया ना, जॉन्डिस के बाद जैसे लिवर वीक हो जाता है, उसके बाद कई बार या लिवर वीक हो जाता है, और उसके बाद जो है ना, पेशेंट को जैसे बोलते हैं लूज स्टूल की प्रॉब्लम रहती है ड्यू टू डिस्टरबेंस इन लिवर, तो उसमें नाट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। बहुत बहुत अच्छा। हाँ हाँ। जी, तो और उसका पेन जो फैक्टर्स, हाइड्रोजन। या बिल्कुल। पेन फैक्टर्स में मैकफॉस वर्क्स मैजिक, इन मैजिक। यस। डिसमेनोरिया में काम करेगी, या कहीं गिर पड़ा हो कोई तब काम करेगी, या सर दर्द है तब भी काम करेगी, पेट में दुखावा है तो भी काम करेगी, या मोच आई है तो भी काम करेगी। सो इट इज यूनिवर्सल पेन किलर मैकफॉस। कितना रिपीट यस। करना है, क्या डोज देना है, उसका भी हर एक का। सी व्हेन आई लर्नड इट फ्रॉम आयरलैंड, स्पेशली 12 टिश्यू प्लस मोर 33 बायो टिश्यू, और हर एक का क्या क्या है, ऑरम म्यूर नाट्रोनाटम कब यूज करोगे, ये भी आप 2x 3x में दे सकते हो। तो सही बात। उसका जो इम्पोर्टेंस है फीमेल डिस्टरबेंस के लिए, ग्लैंड्स के लिए, पीसीओडी के लिए, मेनोपॉज के लिए, ये काम आता है इन टिश्यू सॉल्ट्स। So that's the बिल्कुल। beauty बिल्कुल। of tissue salts. That's the beauty. यस मैम। यस मैम। Okay. Yes. तो So I think लास्ट I पे। have just last few minutes. So I'll या। thank everybody. मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हाथ जोड़ ले एंड जस्ट मेरे साथ रहे। यू कैन कामली सिट डाउन वेर एवर यू आर। दोनों पैरों को नीचे टच करिए, अपना हाथ जो है नमस्ते पोजीशन में रखिए, और दीर्घ श्वास अंदर लीजिए। वही दीर्घ श्वास नाक के द्वारा छोड़ दीजिए। Once again, take a deep breath inside. Once again, leave the breath. Once again, take a deep breath in. छोड़ दीजिए नाक द्वारा। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करते वक्त
पैरों की उंगलियां, तलवे, एंकल्स, काफ्स, नीज, थाइज एंड हिप्स, दोनों पैर के कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए, एकदम हल्का छोड़ दीजिए। उसी समय अपर एक्सट्रीमिटीज को लेकर दोनों पाम्स, उंगलियां, रिस्ट, फोरआर्म, आर्म्स एंड शोल्डर्स रिलैक्स कर दीजिए। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज को आपने पूरी तरीके से हल्का कर दिया है। बैक को रिलैक्स करिए, हर एक वर्टिब्रल स्पाइन को, हर एक वर्टिब्रा को रिलैक्स करिए। पूरी पीठ नीचे से ऊपर तक जाते समय एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अब आपका लक्ष्य सामने की तरफ, टॉर्सो, लोअर एब, छाती और अंदर के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स कर दीजिए। एक दीर्घ श्वास अंदर, दीर्घ श्वास छोड़ दीजिए। अब हेड एंड फेस को हाँ कॉन्सेंट्रेट मैम, कीजिए हाँ या मैम, calmly. So just यस मैम। relax and accept what you have got today and be thankful to everything. I am very यस, thankful for calling me here and giving all the time. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर ज्योति, आपके वंडरफुल Thank you. सेशन के लिए, और आशा करते हैं आगे भी ऐसी सेशन लेके आएंगे मैम। यस, तो आज का हमारा हिंदी का सेशन का टाइम यहाँ ओवर हो गया है, Yes, yes. और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बीजे बिंदुराज को।